देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह शिवम जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले शिवम जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शिवम जी झारखंड के रांची शहर के रहने वाले हैं। शिवम जी की उम्र महज 35 साल की है और वे आदिवासी बहुल इलाके में टीचर के रूप में पदस्थ हैं। शिवम जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे वह स्कूल जंगल में था और वे स्कूल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा लिया हुआ था और रोजाना स्कूल इतनी दूरी ट्रेवल करके आते थे। वैसे इतने दिनों से वे इस जगह पर जॉब कर रहे थे तो उन्हें इस एरिया के बारे में सब कुछ पता ही हो गया था। और जिस जगह पर स्कूल थी वहाँ दूर दूर तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी और शायद इसी वजह से शिवम जी बाहर रहने के लिए बाहर रूम लिए हुए थे। शिवम जी बताते हैं कि वे इतने दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इस गांव के बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। आदिवासी बहुल इलाका था जिसकी वजह से स्कूल में पैसा भी बहुत आता था और सारा का सारा पैसा वो अपने जेब में ही रख लेते थे। सही मायने में कहा जाए तो शिवम जी की उस स्कूल में मौज थी, लेकिन कहते हैं ना, समय कब परिवर्तित हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। सब कुछ सही से चल रहा होता है और मैं स्कूल में बैठा था, तभी एक विद्यार्थी आता है और बोलता है, मास्टर जी आपको पता है मोनू स्कूल से भाग गया था और भागने के बाद जंगल वाले तालाब में डूब के मर गया है। इतना सुनते ही मैं डर जाता हूँ कि अब मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी बिना अनुमति के वो स्कूल से कैसे भाग गया। खैर, मैं जल्दी से उस जंगल वाले तालाब के पास जाता हूँ जो कि बहुत ही भयानक था। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। फिर मोनू की लाश को ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिल रही थी। फिर स्पेशल टीम को बुलाया जाता है। फिर उसकी मशक्क़त के बाद मोनू की लाश शाम को मिलती है। मोनू की लाश को देखते ही उसके माता पिता रोने लगते हैं। खैर, फिर अगली सुबह उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। मोनू की मरने के बाद मोनू के लिए स्कूल में शोक मनाया जाता है। फिर शोक मनाने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है और मैं स्कूल से अपने रूम वापस जाने लगता हूँ। तभी मेरी नज़र जंगल में उस तालाब की ओर जाती है तो मुझे मोनू की याद आने लगती है। तो फिर मैं गाड़ी को तेज़ी से भगाता हूँ और अपने रूम पहुँच जाता हूँ। कुछ दिनों बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सभी लोग अब धीरे धीरे मोनू को भूलने लगे थे और पहले जैसे माहौल हो गया था। लगभग 1 महीने तक सब कुछ सही से चलता रहा। अब जो होने वाला था इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। दरअसल मोनू का जिगरी दोस्त जो मोनू के साथ ही रहता था वह क्लास में बैठे हुए मोनू जैसे बिहेव कर रहा था और बोल रहा था कि मैं मोनू हूँ और किसी को नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, फिर साधु जी को बुलाया जाता है, जिससे साधु जी बताते हैं कि इसके अंदर मोनू की ही आत्मा है, क्योंकि यह मोनू का जिगरी यार था। इसी वजह से मोनू इसके अंदर चला गया। फिर साधु जी झाड़ फूक करते हैं और झाड़ फूक करने के बाद वह घर जाने से पहले सभी को सचेत रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद शिवम जी बताते हैं कि वह इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और फिर रूम पहुंचने के बाद वह आज बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। रात के करीब 2 बजे हुए थे और मेरी एकाएक नींद खुल जाती है और जैसे ही नींद खुलती है तो मेरे सामने कोई सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था। मैं चिल्लाते हुए जल्दी से बाहर की ओर भागता हूँ। तभी मकान मालिक आती है और मुझसे पूछती है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर मैं उनसे कहता हूँ, मेरे बिस्तर के सामने कोई सिर झुकाए हुए बैठा हुआ है। फिर वह मेरे साथ मेरे कमरे में आती है तो कमरे में कोई भी नहीं था। अब मेरी मकान मालकिन मुझे समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं कमरे में अकेला बैठा हुआ था और सोच रहा था कि कब सुबह हो जाए और मेरा डर कम हो जाए। फिर मैं रात भर जागता रहा और सुबह होते ही मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। स्कूल पहुँचने के बाद मैं पूरी कहानी अपने सहपाठियों से बताता हूँ। तभी सहायक अध्यापक जी बोलते हैं, आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। खैर, ये सब बातें चलती रही, लेकिन मुझे कल रात की घटना भूल ही नहीं रही थी।
इतने में ही बादल गरजने की आवाज़ आती है और कुछ देर बाद पानी गिरने लगता है। अब शाम के 4:30 बज चुके थे और स्कूल की छुट्टी का समय भी हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से मैं स्कूल में ही खड़ा रह जाता हूँ। जब बारिश बंद होती है तब शाम के 6 बज चुके थे। अब मैं अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ और रूम की ओर निकलने लगता हूँ। अभी बारिश को बंद हुए कुछ देर हुआ ही था कि बारिश फिर से धीरे धीरे होने लगती है, लेकिन मैं अब इस जंगल में रुकना सही नहीं समझा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा। जब मेरी गाड़ी जंगल वाले तालाब के पास पहुंचती है तो अचानक से रुक जाती है, लेकिन मेरी गाड़ी की लाइट जल रही थी। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि भला गाड़ी अचानक कैसे बंद हो सकती है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि रोड से कुछ दूरी पर एक लड़का सिर झुकाए हुए खड़ा हुआ है। मैं अब समझ जाता हूँ कि यह और कोई नहीं बल्कि मोनू की आत्मा है। फिर मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और मैं फिर गाड़ी को छोड़कर पैदल ही गांव की ओर भागने लगता हूँ। जब मैं भागते भागते थक जाता हूँ तो एक पेड़ के किनारे बैठ जाता हूँ। तभी पेड़ के ऊपर से खून की बूंदें मेरे हाथ पर गिरती हैं और जब मैं पलटकर ऊपर की ओर देखता हूँ तो वही मोनू की आत्मा पेड़ के डाली पर अजीब तरीके से बैठी हुई थी। मैं जल्दी से फिर दौड़ने लगता हूँ। तभी वह सामने से आकर मेरी गर्दन पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। मेरी सांसें रुकने ही वाली थी कि इतने में ही वह मुझे छोड़ देता है और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तब मेरे सामने पुलिस के साथ गांव वाले खड़े हुए थे। फिर मैं सारी बात सभी लोगों से रोते हुए बताने लगता हूँ। कुछ लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बात ही ऐसी थी। खैर, कहते हैं ना, जब इंसान ऐसी चीज़ों में स्वयं फंसता है तब वह सब समझ जाता है। इसके बाद दोस्तों, मैं 2-3 महीनों बाद उस स्कूल से ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ जिस स्कूल में मैं 10 सालों तक रहा। उस स्कूल को छोड़कर मैं जा रहा था। ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। खैर, आज मेरी उम्र 35 साल की हो गई है और मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाता हूँ और जीवन यापन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।